हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास प्रैक्टिस अ की टू सक्सेस। तो हम पढ़ रहे थे सीक्वेंस, जहां पर हमने देखा है सीक्वेंस की डेफिनेशन, बाउंडेड सीक्वेंस और सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने काफी सारे क्वेश्चंस बनाए थे और कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए भी दिए थे। आज जो है हम सीक्वेंस के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बोल-जानू-वायस्ट्रास थ्योरम होता है वो क्या होता है, और साथ ही साथ कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, लिमिट पॉइंट और लिमिट में क्या अंतर होता है। तो ये सारी चीजें जो है आज हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बोल-जानू-वायस्ट्रास थ्योरम क्या है। ठीक है, तो बोल-जानू-वायस्ट्रास थ्योरम ने जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है जो कैसा है, बाउंडेड है, उसके पास कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होती ही है। कम से कम उसके पास क्या होता है, एक लिमिट पॉइंट। अगर आपका सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड है, तो आपके पास सीक्वेंस जो होगा वो क्या करेगा, कम से कम एक लिमिट पॉइंट रखेगा ही रखेगा। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है उसको देखने से पहले हम क्या करेंगे, हमने जो रेंज सेट पढ़ा था किसी सीक्वेंस का वो क्या होता है आपको याद होगा। ठीक है, तो बोल-जानू-वायस्ट्रास ने क्या किया था कि ये जो इसका जो प्रूफ है वो रेंज सेट के अकॉर्डिंग ही दिया था। ठीक है, तो जो आपका रेंज सेट होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट टर्म्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो अगर सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको क्या दी हुई है कि जो सीक्वेंस आपका वो कैसा है, बाउंडेड। सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड है। ठीक है, तो सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसका जो रेंज सेट होगा वो भी क्या होगा, बाउंडेड। तो सीक्वेंस बाउंडेड इंप्लाई क्या करेगा कि जो रेंज सेट बनेगा वो भी क्या होगा, आपका बाउंडेड ही होगा। क्योंकि रेंज सेट क्या है, सीक्वेंस के टर्म से ही लिया जाता है, तो जो टर्म्स इसमें होते हैं सेम वही टर्म्स यहाँ पर भी होते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो रेंज सेट भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। अब रेंज सेट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो रेंज सेट होता है किसी भी सीक्वेंस का, या तो वो बाउंडेड होता है या तो वो फाइनाइट होता है या तो इनफाइनाइट होता है। दैट मीन्स हमारे पास दो केस होगा। ठीक है, केस वन की जो आपका रेंज सेट है वो कैसा हो, फाइनाइट हो। ठीक है, और सेकेंड क्या, इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो पहले केस के साथ अगर हम चले कि जब हमारा रेंज सेट कैसा है, फाइनाइट है, तो रेंज सेट फाइनाइट है, दैट मीन्स क्या कि जो सीक्वेंस के टर्म्स हो रहे होंगे वो क्या हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। तभी हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हम -1 की पावर n लेते हैं तो इसमें सीक्वेंस के अगर टर्म्स लें, यह आपका क्या है, सीक्वेंस है, तो इसमें सीक्वेंस के जो टर्म्स बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे, -1 1 -1 1 अप टू ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रेंज सेट बनाया जाए तो रेंज सेट क्या होगा आपका, -1 और 1 होगा। कहने का मतलब क्या है कि -1 और 1 आ रहा है, सेट आपका फाइनाइट आ रहा है। दैट मीन्स यही दो टर्म्स आपके सीक्वेंस में होंगे जो कि क्या हो रहे होंगे, बार बार रिपीट हो रहे होंगे। क्योंकि सीक्वेंस आपका ऑलवेज क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो रेंज सेट में अगर दो एलिमेंट आ रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि ये जो सारे टर्म्स है वो क्या हो रहे होंगे, बार बार रिपीट हो रहे होंगे। और जो टर्म्स रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स अगर हम क्या करें, -1 का और 1 का, क्योंकि रेंज सेट में आपके दो ही एलिमेंट आ रहे हैं, अगर इनका क्या बनाए, नेबरहुड बनाए, तो -1 क्या है, लिमिट पॉइंट कब बनता है, कोई भी रियल नंबर अगर उसके जितने भी हम नेबरहुड बनाए वो क्या करें, सेट सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स रखें। ठीक है, तो -1 जब हम बात कर रहे हैं तो -1 का अगर छोटे से छोटा नेबरहुड भी बनाएंगे तो -1 जितने भी आपके ऑड टर्म्स है वो सारे के सारे क्या है, -1 ही है, यानी कि सारे ऑड टर्म्स यही बनाएंगे, यानी कि इसका जो नेबरहुड होगा वो इनफाइनेटली मेनी टाइम्स क्या रखेगा, -1 रखेगा। और अगर 1 की बात करें तो सेम वही चीज आएगी, जितने भी इवन टर्म्स है वो सारे के सारे क्या है, 1 है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो होगा -1 और 1 आपके सीक्वेंस का क्या बनता है, लिमिट पॉइंट बनता है। तो रेंज सेट अगर फाइनाइट है, दैट मीन्स जो रेंज सेट में जो एलिमेंट आ रहा है वही आपका क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा, किसका, सीक्वेंस का। तो अगर आपका रेंज सेट फाइनाइट है, यानी कि जो रेंज सेट में जो एलिमेंट होगा वही आपका क्या बन जाएगा, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो फाइनाइट सेट से तो इजी हो गया। अब अगर बात करें इनफाइनाइट सेट की, तो फाइनाइट सेट में जो रेंज सेट में जो एलिमेंट आएंगे वही आपके क्या होंगे, सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट होंगे। अब बात करें अगर रेंज सेट जब आपका क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो रेंज सेट अगर इनफाइनाइट है तो बोल-जानू-वायस्ट्रास थ्योरम ये किसके लिए है, फॉर सीक्वेंस है। इन्होंने क्या किया था, सेट के लिए भी बोल-जानू-वायस्ट्रास थ्योरम दिया था। तो बोल-जानू-वायस्ट्रास थ्योरम अगर सेट के लिए देखा जाए, बोल-जानू-वायस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट, तो इसमें क्या कहा गया था, इसका जो स्टेटमेंट था कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट
पॉइंट है, ठीक है। तो बोल्जानो-वाइस्ट्रास ने जो सेट के लिए कहा था वो कहा था कि इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस। यहाँ पर सिर्फ क्या कहा गया है, बाउंडेड सीक्वेंस। यहाँ पर इनफाइनाइट लगाने की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि सीक्वेंस ऑलरेडी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। सीक्वेंस ऑलवेज क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट। तो यह आपका रेंज सेट कैसा है, इनफाइनाइट है, साथ ही साथ ये आपका सेट कैसा है, बाउंडेड भी है। तो बाय बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम जो कि सेट के लिए है, इससे ये क्या हो जाएगा कि जो रेंज सेट होगा, रेंज सेट हैज अ लिमिट पॉइंट। और आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो रेंज सेट का जो लिमिट पॉइंट होता है वो आपके सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होता है, बट सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा वो रेंज सेट का भी लिमिट पॉइंट हो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर रेंज सेट के पास एक लिमिट पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। अगर फाइनाइट है तो रेंज सेट के जो एलिमेंट होंगे वो सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट बन जाएंगे, और अगर इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट बाउंडेड होने के कारण रेंज सेट के पास एक लिमिट होगा। तो रेंज सेट की जो लिमिट पॉइंट बनेगी वही लिमिट पॉइंट वो किसका होगा, सीक्वेंस का भी होगा। तो ये हो गया बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में अगर हम ले -1 की पावर n, ये आपका कोई सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस का क्या बताना है, फाइंड लिमिट पॉइंट बाय बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम से अगर इस सीक्वेंस का हमको क्या बताना है, लिमिट बताना है, तो लिमिट पॉइंट अगर बताना है तो लिमिट पॉइंट बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम के अकॉर्डिंग हम किस पर जाते हैं, रेंज सेट पर जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीक्वेंस के टर्म्स लिखते हैं, -1 1 -1 1 अप टू ये सीक्वेंस है, ठीक है। बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, रेंज सेट देखना होता है। तो अगर इसके रेंज सेट की बात करें तो रेंज सेट जो बनेगा इसका क्या बनेगा, -1 और 1 बनेगा, ठीक है। रेंज सेट क्या होगा इसका, -1 और 1 होगा। तो अगर सेट फाइनाइट है, आपका रेंज सेट कैसा है, फाइनाइट आ रहा है, तो जो हमारे रेंज सेट में एलिमेंट आते हैं वही क्या बनते हैं, हमारे सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट बनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इस ये जो हमारा सीक्वेंस है इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, -1 होगा और 1 होगा, ठीक है। इसके जो लिमिट पॉइंट आएंगे वो क्या आएंगे, लिमिट पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, -1 और 1 होगा, क्योंकि जो आपका रेंज सेट है वो फाइनाइट है, उसमें जो दो एलिमेंट आ रहे हैं वो -1 और 1 आ रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अगर हमारा कोई सीक्वेंस किया हुआ है an = 5 और 1/2n, n कर्व जब n आपका ऑड दिया है तो 5 और 1/2n कर्व जब n कैसा दिया हुआ, इवन, तो इसको भी हमको बताना है, किसके लिमिट पॉइंट बताना है, किसके अकॉर्डिंग, बाय बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम, ठीक है। बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर इसकी लिमिट बतानी है तो अगेन हम किस पर जाएंगे, सबसे पहले रेंज सेट पर जाएंगे। तो इसका जो रेंज सेट होगा वो कैसा होगा, जब आप n को ऑड रखते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है 5, आपका जो एलिमेंट बनता है सीक्वेंस का वो होता है 5, और जब इवन रखते हैं तो 1/2n है। दैट मीन्स पहला टर्म जो होगा वो ऑड 5 हो जाएगा, सेकेंड टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, उसके बाद जो होगा फिर आपका 5 होगा, उसके बाद 1/2 × 3 हो जाएगा। अब तो ये ऐसा ही चलेगा, यानी कि ये आपका क्या बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है, ये क्या है आपका सीक्वेंस है। अब अगर बात करें इसके रेंज सेट की, तो रेंज सेट आपका क्या होगा, रेंज सेट में कौन आएगा, 5 जो है वो आपका क्या हो रहा है, रिपीट एंड रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 1/4, 1/6, 1/8 एंड अप टू 1/2n, एंड ये चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या, रेंज सेट। तो अगर आपका रेंज सेट इनफाइनाइट होता है तब हम क्या करते हैं कि जो रेंज सेट की जो लिमिट होती है वही आपके सीक्वेंस की क्या होती है, लिमिट होती है। तो यहाँ पर ये आपका रेंज सेट बना है। तो अब अगर इसकी लिमिट की बात करें तो दैट मीन्स हमको क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2n की, क्योंकि 5 तो यहाँ पर 1 टाइम आ रहा है, बाकी सारे टर्म्स को अगर देखें तो 1/2, 1/6, 1/8, 1/2n के फॉर्म आ रहा है, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2n करने पर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यानी कि अगर इस सीक्वेंस के अगर लिमिट पॉइंट की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 0 आएगा। अगर बोला जाए किसके अकॉर्डिंग, बाय बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम। तो बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम चूंकि हमारे रेंज सेट पर डिपेंड करता है तो रेंज सेट को देखते हुए आपको लिमिट बतानी। बट अगर इस सीक्वेंस की लिमिट पूछी जाती है तो इस सीक्वेंस की जो लिमिट बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन अगर इस सीक्वेंस का अगर लिमिट पॉइंट पूछा होता तो सबसे पहले आपका क्या था,
5 जो होता है हर ऑड नंबर के लिए 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स 5 जो होता है वो भी आपका लिमिट पॉइंट बनता। और 1/2 n के लिए जब आप निकालते हैं तो ये टेंडिंग टू क्या होता है, 0 होता है, दैट मीन्स इस सीक्वेंस के जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है, 5 और 0 है। बट बाय बोल-जानोव-वाइस्ट्रस थ्योरम अगर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका 0 होगा। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ सीक्वेंस की लिमिट पूछी जा रही है तो आप सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स है उनको देख करके बताएंगे, और अगर आपको बोल-जानोव-वाइस्ट्रस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर लिमिट पूछी जा रही है तो आप रेंज सेट को देखते हुए लिमिट पॉइंट बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो हमारा सीक्वेंस है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो क्या है ये। तो चलिए अब हम क्या देखते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, कोई सीक्वेंस जो हमारा कन्वर्जेंट कब कहलाता है। कन्वर्जेंट कहने का मतलब क्या है, देखो जब हम सीक्वेंस देखते हैं और उसके बाद लिमिट पॉइंट की बात करते हैं तो लिमिट पॉइंट जो होते हैं आपके सीक्वेंस के बहुत सारे होते हैं, यानी कि सीक्वेंस जो होता है वो किसी एक तरफ नहीं जा रहा होता है। मतलब जब नेचुरल नंबर को हम वेरी कराते हैं तो सीक्वेंस जो होता है वो अलग अलग टर्म्स जो है वो देता है। बट अगर सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की बात करें, दैट मीन्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के बाद, यानी कि सीक्वेंस के कुछ पर्टिकुलर टर्म्स के बाद सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होते हैं वो सारे के सारे किसी एक रियल नंबर की ओर कन्वर्ज करते हैं। दैट मीन्स सारी की सारी सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होंगे उन सारी की सारी अगर वैल्यूज देखा जाए, सारे टर्म्स के जो वैल्यूज देखे जाए वो किसी न किसी रियल नंबर के क्या होती है, क्लोज होती है, सारे वहीं पर ही जा रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर सबसे पहले हम सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की डेफिनेशन देखें तो किसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट कब कहते हैं या फिर कन्वर्ज टू एल कब कहते हैं, इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m बिलोंग्स टू n। ठीक है, यानी कि ये जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट कब कहते हैं, कि इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या देखो कि Sn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ठीक, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंस कब कहलाएगा, इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर मिले जो इसको क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। आपका ये जो इनइक्वालिटी है इसको क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। कहने का मतलब क्या है कि ये जो Sn है वो आपके क्या है, सीक्वेंस के टर्म है, S1 S2 S3 S4 Sn अप टू ये चल रहा है आपका। ठीक है, नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग ये सारे के सारे टर्म्स होंगे और ये कोई ना कोई रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो ये सारा सीक्वेंस जो है वो इस नंबर L की ओर कन्वर्ज कर रहा है। कब कहेंगे कि सीक्वेंस का एक पर्टिकुलर टर्म होगा कोई m, यानी कि जो सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पर बीच में कहीं Sm भी आएगा, क्योंकि m भी क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर Sm आएगा, उसके बाद हम सीक्वेंस में सारे टर्म्स में आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई एप्सिलॉन दिया जाए रियल नंबर, ठीक है, एप्सिलॉन कोई रियल नंबर दिया गया, चाहे वो छोटे से छोटा होगा या बड़े से बड़ा होगा। ठीक है, उस एप्सिलॉन के लिए अगर हम क्या करें, पर्टिकुलर m के बाद जिस सीक्वेंस के जितने भी टर्म रखें, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर m के बाद जितने भी आप नेचुरल नंबर लेंगे फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, यानी कि m के बाद जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उन सबका डिस्टेंस जब जब हम l से निकालेंगे वो ऑलवेज इस एप्सिलॉन से क्या आएगा, छोटा आएगा। फॉर ऑल एप्सिलॉन दैट मीन्स आपको कोई भी रियल नंबर दिया जाए उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर m मिलना ही चाहिए, जिसके बाद सीक्वेंस के सारे टर्म्स का डिस्टेंस अगर हम इस नंबर L जिसको कह रहे हैं कि सीक्वेंस उसको कन्वर्ट कर रहा है उससे अगर डिस्टेंस निकाले तो ऑलवेज क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन ही हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे आपके सीक्वेंस के टर्म्स हैं। तो m के बाद दैट मीन्स इस m के बाद जितने भी नेचुरल नंबर आप लेते हैं इस सीक्वेंस के इतने टर्म्स को छोड़ दीजिए। उसके बाद सीक्वेंस का आप कोई भी टर्म लीजिए, Sm+1 लीजिए, Sm+2 लीजिए, Sn लीजिए, Sn+1 लीजिए, या कोई भी रियल सीक्वेंस का टर्म लीजिए। जब आप उसको यहाँ पर रखते हैं और L से उसका डिस्टेंस निकालते तो ऑलवेज क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। दैट मीन्स ये है आपका L, और आप एप्सिलॉन कोई भी रियल नंबर लीजिए तो ये क्या होगा, आपका एप्सिलॉन डिस्टेंस तक हम जाते हैं, ये आपका हो गया एप्सिलॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो इनके बीच में ही आएंगे सीक्वेंस के आपके सारे टर्म्स कब, जब n क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, m हो। तो सारे टर्म्स यहाँ पर आएंगे और बाहर जो बचेंगे वो फाइनाइटली मेनी टर्म्स ही बचेंगे, और वो कौन होगा, S1 S2 अप टू Sn तक के टर्म्स ही यहाँ पर क्या होंगे, बचेंगे। बाकी जितने भी टर्म्स है वो इसी डिस्टेंस में इसी इंटरवल में होंगे, आपके आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जेंट की डेफिनेशन कि आपको कोई भी एप्सिलॉन दिया जाए उसके लिए आपको कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिलेगा जिसके बाद सीक्वेंस के सारे टर्म्स इस इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं।
ठीक है। दूसरा कहने का मतलब क्या है, इसी डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं कि Sn जो है वो बिलोंग करे किसमें, L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन के इंटरवल में, या फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m कहने का मतलब फिर वही कि पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के बाद आप सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स लेंगे वो सारे के सारे इसी नेबरहुड में ही आएंगे, यानी कि L जो है आपका क्या बन जाएगा, उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है। या फिर इसको थर्ड क्या लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, जैसे जैसे आप नेचुरल नंबर को बढ़ाते हैं सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होंगे वो एक पर्टिकुलर रियल नंबर की ओर क्या कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। ठीक है। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं कि Sn कन्वर्ट करेगा L को एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दैट मीन जैसे जैसे n आगे बढ़ेगा सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, L की ओर जाएंगे। तो ये जो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी डिस्टेंस दिया जाए, वो जो हम पढ़ते हैं लिमिट पॉइंट की जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वही है ये, बट लिमिट पॉइंट और लिमिट में क्या अंतर है वो अभी आपको पता चलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी एप्सिलॉन ले रहे हैं, दैट मीन्स क्या, इसे छोटे से छोटा क्या बना रहे हैं, नेबरहुड, या बड़े से बड़ा नेबरहुड बना रहे हैं। सारा का सारा जो सीक्वेंस के टर्म है कुछ फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे के सारे इस नेबरहुड में ही आएंगे, दैट मीन्स L आपका क्या बन रहा है, लिमिट पॉइंट बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो L है इसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है। क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं, ना कि लिमिट पॉइंट कहते हैं। ठीक है। तो लिमिट और लिमिट पॉइंट में क्या अंतर है वो अभी हम देखेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं, जो कन्वर्जेंस के कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखें। प्रॉपर्टीज जो है आपकी काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। तो इस प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है वो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की पहली प्रॉपर्टी की, अगर आपका सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट है, तो वो सीक्वेंस कैसा होगा, आपका बाउंडेड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बोला गया कि जो आपका जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n, जो कोई एक नेचुरल नंबर मिलता है सच दैट Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल इन ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है। ये आपका क्या कहता है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Sn माइनस L बाय मॉडुलस की प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन, दैट मींस Sn जो होगा वो क्या होगा, L माइनस एप्सिलॉन से आपके L प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा। ठीक है। हमको क्या दिखाना है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। बाउंडेड कब होता है कोई सीक्वेंस, जब वो दो रियल नंबर्स के बीच में क्या करता है, लाई करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये सारा का सारा किसके लिए चल रहा है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, मतलब एक पर्टिकुलर m कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जो है इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तभी हमारा सीक्वेंस क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट कहलाता है। तो ये हो गया। अब बाउंडेड क्या होता है कि सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या होने चाहिए, दो रियल नंबर्स के बीच में आने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर m तक के एलिमेंट छूट रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो S1 है S2 है अप टू Sn माइनस 1 तक के एलिमेंट क्या करिए, छोड़िए, क्योंकि m से लेकर के m और m से लेकर के बड़े तक के सारे एलिमेंट्स इन्हीं के बीच में आएंगे। ठीक है। तो अगर सुप्रीमम और इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड की बात करें तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा L माइनस एप्सिलॉन। अगर हम इसका क्या लेते हैं, मिनिमम लेते हैं, तो वो आपका क्या बनेगा, इसका लोअर बाउंड बनेगा। और अगर मैक्सिमम की बात करें, अगर इसके सुप्रीमम की बात करें तो ये आपका क्या होगा, S1 S2 Sm माइनस 1 और L प्लस एप्सिलॉन। ठीक है। इनमें से ही कोई एलिमेंट के बीच में ये सारे के सारे क्या आएंगे, टर्म्स आएंगे। दैट मीन्स Sn जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल के एंड ग्रेटर देन के, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो आपका सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। यानी कि अगर आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस कैसा होगा, बाउंडेड भी होगा। अब इसकी अगर नेगेशन की बात करें कि क्या आपका बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर L कोई L है जिस पर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, तो जितना भी हम L माइनस एप्सिलॉन से L प्लस एप्सिलॉन के बीच के सारे टर्म्स यहाँ पर आते हैं, बच गए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, वही आपके बाहर बचते हैं। कोई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे सीक्वेंस के सिर्फ वही बाहर बचते हैं, बाकी सारे के सारे इनफाइनाइट में टर्म्स जो होते हैं वो आपके L माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन के नेबरहुड में आते हैं। तो बात करें अगर इसके नेगेशन की कि क्या एवरी बाउंडेड सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट होगा, तो बाउंडेड सीक्वेंस आप एक सीक्वेंस ले लीजिए -1 की पावर n। ठीक है। अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो 1 -1 1 -1 1 -1 1 ये आपके सीक्वेंस के टर्म्स हो गए।
तो ये जो सीक्वेंस है आपका कैसा है, बाउंडेड है, क्योंकि इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स -1 और 1 के बीच में आ रहे हैं। बट अगर बात करें इसके लिमिट पॉइंट की, इसके कन्वर्जेंस की, तो यहाँ पर -1 और 1 दो एलिमेंट है। अगर इनका क्या बनाया जाए, नेबरहुड बनाया जाए और कहा जाए कि -1 जो है इस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है वो -1 को कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर हम ये कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है -1 को कन्वर्ट कर रहा है, तो कन्वर्जन की डेफिनेशन से इस इंटरवल के जो बाहर की जब बात करेंगे तो वहां पर क्या आना चाहिए, फाइनाइटली मेनी टर्म्स ही आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस नेबरहुड के बाहर 1 जो है वो कितने बार आ रहा है, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है। यानी कि -1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर ये जो सीक्वेंस है वो -1 को कन्वर्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कन्वर्ट करता तो इसके इंटरवल के बाहर सीक्वेंस के फाइनाइटली मेनी टर्म्स आ रहे होते हैं। यानी कि -1 इसका, ये जो सीक्वेंस है वो -1 को कन्वर्ज नहीं करेगा। बात करें अगर 1 की, तो 1 का जब कोई भी नेबरहुड बनाते हैं तो इसके बाहर भी आपका क्या हो रहा है, सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ रहे हैं, वो कौन है, -1 है। दैट मीन्स यहाँ ना तो -1 ये जो सीक्वेंस है ना तो -1 को कन्वर्ट कर रहा है और ना ही 1 को कन्वर्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि नेबरहुड के बाहर फाइनाइटली मेनी टर्म्स ही बचने चाहिए, बट यहाँ पर बाहर में क्या हो रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स बच रहे हैं। यानी कि आपको क्या है कि अगर आपका कन्वर्टेड सीक्वेंस है तो बाउंडेड होगा, बट अगर बाउंडेड है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। अब अगर बात करें सेकेंड की, कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट पॉइंट। जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक लिमिट पॉइंट रखते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको कंट्राडिक्शन से देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि सीक्वेंस जो है आपके, इसके पास कितने लिमिट पॉइंट है, L1 और L2 दो लिमिट पॉइंट है। ठीक है, L1 और L2 क्या है, दो लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट है, दैट मीन्स क्या है कि जो L1 होगा वो भी हमारे सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट रखेगा, और जो L2 होगा वो भी हमारे सीक्वेंस के क्या रखेगा, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स रखेगा। ठीक है, बट हमारा सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है कहने का मतलब क्या, कि अगर वो कन्वर्जेंट है और वो कन्वर्ट कर रहा है किसको, ऐसे अगर कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, L1 को, तो इस नेबरहुड के बाहर क्या होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फाइनाइटली मेनी टर्म्स बचने चाहिए। तो अगर हम कहें कि सीक्वेंस L1 को कन्वर्ट कर रहा है, तो इस L1 के बाहर की अगर बात करें, इस नेबरहुड में तो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि L1 क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। बट बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट, बाहर जो एलिमेंट है वो कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। पर आप ये भी कह रहे हैं कि सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है L2 भी है, यानी कि ये L2 भी क्या कर रहा होगा, सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ही रख रहा होगा। दैट मीन्स इस नेबरहुड के बाहर आपके क्या आ रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ रहे हैं, जो कि किसके अंदर आ रहे हैं, आपके L2 के अंदर आ रहे हैं, जो कि क्या करता है, कन्वर्जेंट का जो डेफिनेशन है उसको गलत करता है, उसको कंट्रा करता है। दैट मीन्स और अगर बात करें L2 की, अगर हम कहें कि हमारा जो सीक्वेंस है उसका लिमिट पॉइंट क्या है, L2 है, या ये कहें कि जो हमारा सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ट कर रहा है, L2 को कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर Sn किसको कन्वर्ट करेगा, L2 को कन्वर्ट करेगा, तो इस L2 के नेबरहुड के बाहर सीक्वेंस के कितने आने चाहिए, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जन फाइनाइटली मेनी टर्म्स ही आने चाहिए। बट ये जो सीक्वेंस है उसका एक लिमिट पॉइंट क्या है, L1 भी है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा होगा, हमें सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स रख रहा होगा, यानी कि हमारा L2 जो है, Sn जो है L2 को कन्वर्ज नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट ही नहीं हो पाएगा, ना तो वो L1 को कन्वर्ट कर पाएगा ना ही L2 को कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन की डेफिनेशन कहती है कि अगर Sn किसी L को कन्वर्ट कर रहा है, तो इस L का जब हम नेबरहुड बनाते हैं L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, तो इसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आते हैं, और बाहर की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाइनाइटली मेनी टर्म्स ही बचते हैं। जबकि अगर कहा जाए कि L1 और L2 कन्वर्जेंट सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट है, तो ये जो है डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा, नेगेशन गलत हो जाएगी, ये जो डेफिनेशन है वो गलत हो जाएगी कन्वर्जेंट की। इसलिए हम कहेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो हमेशा क्या रखेगा, यूनिक लिमिट पॉइंट ही रखेगा। दैट मीन्स ये जो L1 है और ये जो L2 है दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। ठीक है, अब बात करें अगर इसके नेगेशन की, यानी कि अगर इसको उल्टा देखा जाए कि क्या कोई सीक्वेंस अगर लिमिट पॉइंट यूनिक रखता है तो क्या वो कन्वर्जेंट होगा। तो अगर इसकी बात करें, तो अगर हम कोई सीक्वेंस ले लें, अगर हमारा एक सीक्वेंस ले लेते हैं A1 कब, जब n क्या है, n जब इवन है, और ले लेते हैं n जब n क्या है, ऑड है। ठीक है, तो अगर इसके टर्म्स की अगर बात करें तो ये कैसा आ रहा है, 1 2 1 3 सॉरी 1 2 1 1 फिर 3
1, फिर 5, 1, 7, 1 अप टू ये चल रहा है। मतलब जब जब आपके इवन टर्म में आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्या रखना है 1, यानी कि सेकंड प्लेस में, फोर्थ प्लेस में, सिक्स प्लेस में, एट्थ प्लेस में आपको क्या रखना है 1 रखना है। और जब जब n ऑड होगा तो आपको क्या रखना है n ही रखना है, यानी कि 1 प्लेस में 1 आएगा, थर्ड प्लेस में 3 आएगा, फिफ्थ प्लेस में 5 आएगा, ये आ गया। ठीक है, बात करें अगर इसके लिमिट पॉइंट की, तो आपका जब यहाँ पर 1 का नेबरहुड बनाते हैं तो यहाँ पर क्या है इनफाइनेटली मेनी टर्म्स आएंगे हमारे सीक्वेंस के, क्योंकि जब जब आप इवन लेंगे तब तब आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है। दैट मीन्स 1 का जो नेबरहुड होगा इनफाइनेटली मेनी टाइम्स आपका क्या रखेगा 1 रखेगा। दैट मीन्स 1 इसका क्या बनेगा लिमिट पॉइंट बनेगा। इसके अगर लिमिट पॉइंट की अगर बात करें तो ये क्या आएगा 1 आएगा। और अगर बात करें अब ये भी तो है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर अगर लेकिन सीक्वेंस में अगर देखा जाए ये कन्वर्जेंट है या नहीं, तो यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करने पर ये आपका n जो है वो किसकी ओर जाएगा इंफिनिटी की ओर जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर लिमिट पॉइंट देखा जाए तो लिमिट पॉइंट तो आपका एक ही बन रहा है, बट अगर बात कन्वर्जेंट की करें, कन्वर्जेंट कब होता है कोई सीक्वेंस, अगर हम कहते हैं कि an जो लिमिट पॉइंट बन रहा है उसी लिमिट पॉइंट को क्या करे कन्वर्ट करे। दैट मीन्स अगर हम कहते हैं कि जो हमारा an है ये 1 को कन्वर्ट कर रहा है, an किसको कन्वर्ट कर रहा है अपने लिमिट पॉइंट 1 को कन्वर्ट कर रहा है, तो जब हम इसका नेबरहुड बनाते तो वो क्या करता बाहर में जो है हमारे सेट के फाइनेटली मेनी टर्म्स रखता। बट यहाँ पर क्या हो रहा है n जो है आप कोई भी एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर नहीं ला पाएंगे जिसके बाद सीक्वेंस के सारे टर्म क्या है यहीं पर आए। ठीक है, क्योंकि बाहर में आपका आएगा 2, 4, 6 ऐसे करते हुए इनफाइनेटली मेनी टर्म्स जो होंगे वो आपके क्या होंगे इस सेट के इस नेबरहुड के बाहर के हो जाएंगे, जो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। कन्वर्जेंट कब होता है अगर बाहर में क्या होते हैं आपके फाइनाइटली मेनी टर्म्स बचते, बट यहाँ पर जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे 1 के इस नेबरहुड से कहाँ होंगे बाहर होंगे। दैट मीन्स अगर इसके लिमिट पॉइंट की बात करें तो लिमिट पॉइंट तो यूनिक आ रहा है, बट जो हमारा सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है। यानी कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, बट अगर लिमिट पॉइंट यूनिक है तो आप ये नहीं कहेंगे कि जो हमारा सीक्वेंस है वो कैसा है कन्वर्जेंट है। तो ये दो प्रॉपर्टी थी आपकी, काफी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वहां पर हम देखेंगे कि ये जो दो आपने प्रॉपर्टी देखी इनको मिलाते हुए कब हम कहेंगे कि जो हमारा सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पर हम देखेंगे कि जो मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस में सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है, और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो भी हम देखेंगे जिससे आपका सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सीक्वेंस बाउंडेड और सुप्रीमम इन्फीमम जो है किसी सीक्वेंस का वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आने वाले वीडियो जो होंगे वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो वीडियो आपको मिस नहीं करने हैं।